नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोग सेहत का ख्याल रखिए और घर में सुरक्षित रहिए। दोस्तों, आज की कहानी है एक खूबसूरत रास्ता। जादू सा असर किया मोबाइल के स्क्रीन पर लिखे सुनील के गानों की एक लाइन ने उसके बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। वह कुछ भी तो भूला नहीं था। हमारी 15 दिन की मुलाकात में वह एक गाना ही तो था जो गुनगुनाते हुए अपने सारे जज्बात व्यक्त कर देता था। और मैंने भी उस गाने के अर्थ में स्वयं को तलाशते हुए सब दिन अपने हाव भाव से उसका मौन निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। 30 साल बाद अचानक सोशल मीडिया पर उसका नाम और औपचारिकतापूर्ण संदेश "हेलो पूजा, कैसी हो" ने तो मेरे मन में पहले ही तूफान पैदा कर दिया था। परिस्थितियों और समय की मोटी चादर के तले दबकर उसका अस्तित्व ही मेरे लिए समाप्त हो चुका था। कहते हैं ना कि रख रखाव न किया जाए तो महल भी खंडर बन जाता। फिर वह अल्लड़ उम्र की ही ऐसी थी जिसमें न कोई भविष्य के सपने होते हैं, न कोई वादे होते हैं। बस किसी की मुँह प्रशंसा भरी आँखों से साक्षात्कार होने मात्र से इतना खूबसूरत एहसास होता है कि मन रंगीन सपने सजाने लगता है। समय बहुत बलवान है जो अच्छी बुरी सभी यादों को भुलाने के लिए मरहम का काम करता है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी ने तो मेरे अतीत को साक्षात्कार सामने लाकर खड़ा कर दिया था। शांत समंदर में झंझावत पैदा कर दिया था। ये मेरे लिए अभिशाप है या वरदान, सोच में पड़ गई थी। वर्तमान परिस्थितियों के कारण उसका अब कोई औचित्य ही दिखाई नहीं दे रहा था। यह मन को उद्वेलित कर बेचैन ही करेगा। आरंभ में औपचारिकताएं बातचीत से पता चल जाता है कि भोपाल में और मैं मुंबई में अपने अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं। फिर अचानक एक दिन मोबाइल की स्क्रीन पर उसके गाने की लाइन पढ़कर मेरे मन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे उसकी आंखों में पहली बार मुख प्रेम निवेदन देखकर हुआ था। तो क्या वह कुछ भी नहीं भूला अब तक? उसके गाने की लाइन की प्रक्रिया स्वरूप मैं 30 साल पहले की अभिव्यक्त भावनाओं को अपने को बहने से रोक नहीं पाई और उसको उस वक्त उसे व्यक्त करने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर हो गई। मैंने लिखा, तो क्या तुम्हें यह सब कुछ याद है? परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, लेकिन हम दोस्त बनकर बातें तो कर सकते हैं। हम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, इसलिए हमारे रिश्ते के इस नए मोड़ से हमारे अपने परिवारों के प्रति हमारे कर्तव्यों को हनन तो होगा नहीं, बल्कि उम्र के इस पड़ाव में जो खालीपन आ गया है वह भर जाएगा। वैसे भी तुम्हारी भरपाई कभी नहीं हो पाई है। यह दिल का कोना सूना ही है मैसेज में भेजते ही मुझे अजीब सी गिलानी होने लगी। यह मैंने क्या कर डाला? उसने तो सिर्फ एक गाने की लाइन लिखी थी, उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या था यह जाने बिना मैंने क्या कुछ लिख डाला। इतने वर्षों में उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया होगा, कैसी उसकी सोच होगी, क्या सोचेगा यह पढ़कर। एक शादीशुदा महिला भी शादी के बाद परपुरुष से संबंध रखना चाहती है। हाँ, पुरुष ही तो है। वह केवल 15 दिनों की औपचारिक मुलाकात और उसके बाद इतने वर्षों का अंतराल किसी आत्मीय रिश्ते की ओर तो इंगित करता नहीं है। वैसे भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को इतनी बेबाकी को निर्लज्जता का दर्जा दिया जाता है, खासकर उस जमाने में जब हम मिले थे। हमारे संस्कार तो यही कहते हैं। काश कोई ऐसी बटन भी होती जिसे प्रेस करने से भेजा हुआ मैसेज भी डिलीट हो जाता। अपने स्क्रीन पर तो घबराकर तुरंत डिलीट कर दिया था। इसका जवाब आने के बाद मेरी आत्मग्लानि और बढ़ गई। उसका जवाब था, मैं आपसे सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ, इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। मैंने प्रत्युत्तर में लिखा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मन बड़ा खिन्न हो गया था। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, अपने नीरस वैवाहिक जीवन के साथ समझौता कर चुकी थी। फिर वह सब क्यों? और उम्र के इस पड़ाव पर भी जब शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, बस स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक खुशियाँ मिलने के लिए मनुष्य भटकता है और जहाँ कहीं थोड़ा प्यार मिलता है वहीं जाना चाहता है। अर्थात अल्लड़ उम्र की इस उम्र की जिम्मेदारी मुक्त मानसिक स्थिति और आवश्यकताओं में विशेष अंतर नहीं होता है। मेरा मानना था प्यार कभी दोस्ती में परिवर्तित नहीं हो सकता। दोस्ती और प्यार के बीच सीमा रेखा खींचना असंभव है। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अपनी भावनाओं पर पूरी तरह कंट्रोल रखूंगी और उसके सामने उजागर नहीं होने दूंगी। लेकिन औपचारिक चैटिंग करते हुए मन होता कि थोड़ा तो रोमांटिक बात लिखें।
उसके हर वाक्य में अपनी मनोकूल अर्थ ढूंढती रहती और कभी कभी उसके असफल होने पर अतृप्त मन उदास हो जाता और असुरक्षा की भावना से घिर जाता कि पहले की तरह यह रिश्ता अस्थायी तो नहीं है, और यदि निभेगा भी तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कैसे निभेगा। मैं चैटिंग से ही संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के लिए प्रस्ताव के सम्मोहन से खुद को वंचित नहीं रख सकी। फ़ोन करते ही मेरा पहला वाक्य था, क्या अब तक याद हूँ मैं तुम्हें? याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया गया हो। मैं तो कभी तुम्हें भूला ही नहीं था, तुम्हारी यादों के साथ जीना सीख लिया था। लगा ही नहीं कि तुम कभी मुझसे दूर हो। इस तरह हमारी मुँह की यादों को उसने और मैंने शब्दों का जामा पहना है। समय ने हमारी भावनाओं को रत्ती भर भी नहीं बदला, लेकिन परिस्थितियों ने हमारी जुबान को संयमित शब्दों का चयन करने की अनुमति दी थी। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोल रही हूँ, जिससे दोस्ती की परिधि में ही रहूं। कितना मुश्किल था तब, जब उम्र ही ऐसी थी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का ज्ञान अधूरा था, और अब अपार ज्ञान होते हुए भी अभिव्यक्त की आज़ादी नहीं है। बात समाप्त करने के बाद भी एक अधूरी प्यास से मन व्याकुल हो रहा था, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती थी और मन ही मन भगवान पर निर्णय की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उससे मिलने से मेरा कोई भी प्रयास नहीं था। यह सब तो ईश्वर की ही योजना थी। कहते हैं जीवन में किसी से मिलने के पीछे भी कोई उद्देश्य होता है। शायद मेरे प्यार के लिए भटकते बैरागी निश्चल मन को सहारा देने के लिए भगवान ने मुझे उससे मिलाया था। इतना तो मैं विगत 15 दिन की मुलाकात में जान गई थी कि वह मुक्त प्रेम के लिए बहुत गंभीर है, लेकिन हमारा सामाजिक रिश्ता है जिसके कारण उसका कोई भविष्य नहीं है। उससे बात करने के बाद यह पता चला कि मेरे लिखे पत्र को उनके बड़े भाई के हस्तगत होते ही हमारे पत्र व्यवहार पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था। मैं भी नहीं और वे भी उसके पत्र के न आने के कारण को जानने बिना ही अपनी शादी से पहले उन पत्रों को भूमिगत कराई और हमेशा के लिए इस रिश्तों को धराशायी कर दिया। लेकिन बादलों में जिस प्रकार बिजली चमकती अपने अस्तित्व की याद दिलाती है, उसी प्रकार वह भी अपनी धूमिल सी उपस्थिति मेरे मानस पटल पर कभी कभी दिखा देता था। फिर बादल छटने के साथ सब एक सार हो जाता। हर दूसरे दिन बात होने लगी। उसके लिए समय निश्चित किया गया। फ़ोन आने से पहले तो अजीब सी बेचैनी रहती थी। फ़ोन करते समय अजीब सा रोमांच का अनुभव होता था। ऐसी जगह जाकर बात करती जहाँ कोई नहीं देखे। एक अपराध भावना मेरे घेरे में रहती। सोचती ऐसा कौन सा पाप कर रही हूँ जो पति से छिपाकर करना पड़ रहा है। बात ही तो कर रही हूँ। यह क्या रिश्ता है जो इतना पवित्र होते हुए भी विवाह के बाद अनैतिक माना जाता है। हम कृष्ण के राधा के साथ अलौकिक प्रेम की गाथा गाते गाते नहीं थकते। सारा वृंदावन नगरी राधा के नाम से गूंजता रहता है और लौकिक प्रेम की अविचार मानते हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है। क्या विवाह के समय लिए गए 7 वचन मनुष्य को सब खुशी दे देते हैं जो इस अनाम रिश्ते से मिलती है? क्या विवाह एक बेड़ी नहीं है? क्या जीने के लिए आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो अधिकतर वैवाहिक जीवन में अस्तहीन है? पति हमारी भावनाएं ना समझें, बावजूद इसके हम घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या जीवन सांसें पूरी करने का नाम है? यह समाज द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा मानसिक शोषण ही तो है, जो आक्रोश सिलसिला मूवी में अमिताभ बच्चन द्वारा बोले गए शब्दों को साफ उजागर करता है। दिल कहता है दुनिया की हर रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे। क्यों दिल में सुलगते रहें, दुनिया को बता दें हाँ हमको मोहब्बत है। यह कैसे रिश्ते हैं जो जीवनदायिनी होकर भी असामाजिक कहलाते हैं। जब भी फ़ोन पर उससे बात होती मैं तो उसकी बातों के बयार में बहती रहती। वही याद दिलाता था कि आज की मुलाकात बस इतनी ही है। एक बार उसका फ़ोन निश्चित समय पर नहीं आया। मन अजीब आशंकाओं से भर गया कि कहीं उसकी पत्नी ने हमारी बात सुनकर हमारी बातचीत पर पूर्ण विराम तो नहीं लगा दिया। बाद में पता लगा कि वह व्यस्त